कि भाई ईडी और सीबीआई सिर्फ उन्हीं राज्यों में ही क्यों जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। और बीजेपी का कहना है कि अगर आप स्वीकार कर रहे हो कि वो भ्रष्टाचारी थे तो वो आपकी पार्टी में कर क्या रहे थे। कई सारे सांसदों के टिकट बीजेपी सिर्फ इसलिए काट रही है क्योंकि उनके ऊपर आरोप आ गए। तो वो बीजेपी का नाम हेमंत विश्व शर्मा बन चुके हैं, योगी आदित्यनाथ बन चुके हैं। मैम, राम मंदिर के बनने से बीजेपी 400 पार का नारा तो नहीं लगा रही कि राम मंदिर बन गया है तो अब 400 पार का नारा? बहुत हद तक। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ इमरान अंसारी और मेरे साथ हैं सीनियर एंकर पूजा मोहन पांडे। हाल ही में देश में कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और ये वो नेता हैं जिन पर ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जिस भी नेता पर भ्रष्टाचार की जांच चलती है वो बीजेपी में शामिल हो जाता है और उसके सारे दाग धुल जाते हैं। विपक्ष की इस बात में कितना दम है, चलिए आज हम चर्चा करते हैं। मैम, जैसे बीजेपी में नेता बराबर शामिल हो रहे हैं और जिन पर ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है और विपक्ष का कहना है कि जिस नेता पर भी दाग होता है भ्रष्टाचार का वो बीजेपी में शामिल हो जाता है और उसके सारे दाग धुल जाते हैं। तो इस बात में कितना दम है? दम नजर आता है इमरान, क्योंकि देखिए पिछले दिनों अशोक चौहान की बात कर लें या फिर हम गीता कोड़ा की बात कर लें। मधु कोड़ा की पत्नी है गीता कोड़ा। हालांकि गीता कोड़ा के ऊपर किसी तरह के कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, लेकिन फिर भी मधु कोड़ा को सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत के अंदर उन्होंने किस तरीके से निर्दलीय होते हुए भी पूरे सियासत को भ्रष्टाचार के लपेटे में ले लिया था। अब जब गीता कोड़ा शामिल हुई तो एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हुई। जब प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल पहुंचे और पश्चिम बंगाल में उन्होंने ममता सरकार के कुछ जो विधायक हैं, राजनेता हैं, उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू किया और भ्रष्टाचार का आरोप जब वो केंद्र में लेकर के आए, झारखंड में भी प्रधानमंत्री ने यही किया, तो सवाल उठा कि शुभेंदु अधिकारी को फिर आपने क्यों ले लिया। शुभेंदु अधिकारी जो पहले टीएमसी में हुआ करते लेकिन अब वो बीजेपी में है, उनके ऊपर भी शारदा घोटाले मामले में उनको एक पक्ष रखा गया था और उनको आरोपी बनाया गया था। और अब विपक्ष का ये कहना कि चलिए आपने इन तमाम लोगों को ले लिया, मुकुल राय भी हो गए, मुकुल राय हो गए और भी तमाम जो लोग हैं जिनका नाम सामने आता है। मैं पश्चिम बंगाल को बार बार इसलिए फोकस में रखूंगी क्योंकि पश्चिम बंगाल से इस समय बीजेपी की ज्यादा टसल चल रही है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम इन प्रतिनिधियों के शामिल होने की बात कर रहे हैं तो बहुत कुछ और भी केंद्र में आता है। आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव है, ये मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं और तमाम जनता जो हमें सुन रही है वो भी जानती है। अब ऐसे में इन राजनेताओं का जब शामिल होना बीजेपी में हुआ तो उसी के साथ विपक्ष ने हो हल्ला करना शुरू कर दिया। विपक्ष ने कहा कि भाई अगर आप खड़े मंच से बोल रहे थे उनको कि वो भ्रष्टाचारी हैं तो आप इनको अपनी पार्टी में ले क्यों रहे हो। और बीजेपी का कहना है कि अगर आप स्वीकार कर रहे हो कि वो भ्रष्टाचारी थे तो वो आपकी पार्टी में कर क्या रहे थे। तो दोनों तरफ से दोनों ही दल घिरे हुए हैं। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि INDIA गठबंधन के 14 दलों ने अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए उन्होंने कहा कि भाई 95% ऐसे लोग जो कि विपक्ष से ताल्लुक रखते हैं और उन्हीं पर ईडी और सीबीआई के केस चल रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? और अचानक से जैसे वो बीजेपी में शामिल हो जाता है उसके पास सम्मान आने बंद हो जाते हैं। तो सवाल है, लेकिन सियासत है, सब कुछ जायज। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं होती है उन्हीं राज्यों में ईडी और सीबीआई एक्टिव रहती है। ऐसा क्यों है? ईडी और सीबीआई एक्टिव रहती है। देखिए, इंदिरा गांधी का समय हम सभी को याद होगा और मेरे ख्याल से जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन्हें भी याद होगा। और इंदिरा गांधी के समय में भी ईडी और सीबीआई का बहुत इस्तेमाल हुआ है और इस्तेमाल इस तरीके से जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं हुआ करती थी वहां पर धड़ल्ले से छापे पड़ते थे। तो कहते हैं कि शक्तिहीन जो होता है या शक्तिवान जो होता है उसके पास जब सर्वस्व शक्तियां होती हैं तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो कहीं ना कहीं होता ही। हालांकि हम इस तरीके से कहें कि बीजेपी से जब ये सवाल पूछा जाता है, हम भी कई चर्चाओं में बीजेपी के जो प्रतिनिधि होते हैं उनसे सवाल पूछते हैं कि भाई ईडी और सीबीआई सिर्फ उन्हीं राज्यों में ही क्यों जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। तो उनका कहना होता है भाई देखिए स्वायत्त संस्था है, हमारा तो कोई रोल उसमें है नहीं, जो कल्प्रिट मिलेगा उस पर कार्रवाई होगी। अब इसमें कितनी सच्चाई है अंदर खाने ही हम सभी जानते हैं। मैम, वॉशिंग पाउडर निर्मा ये नारा लगाता है विपक्ष। हाँ, तो क्या ये सच है? आपको लगता है कि जो भी इसमें आएगा और धुल जाएगा और साफ हो जाएगा और उस पर जांच बंद कर दी जाएगी?
नहीं, वॉशिंग पाउडर निरमा ये बोलना उतना आसान या उतना सहज नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर हम विपक्ष की बात करें, सत्ता पक्ष की बात करें, वेस्टलैंड घोटाला हो गया और भी हेलीकॉप्टर वेस्टलैंड घोटाला वही था, और इसके अलावा कई सारे ऐसे घोटाले, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं जो कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लगे हैं। और कांग्रेस के प्रतिनिधि जब बीजेपी में आ गए तो उन पर आरोप लगना बंद हो गए। कांग्रेस इस बात को उठा रही है, अच्छी बात है, लेकिन हेमंत सोरेन पवार बिल्कुल, अजीत पवार बहुत बड़ा उदाहरण है, हेमंत सोरेन बहुत बड़ा उदाहरण, हेमंत विश्व शर्मा बहुत बड़ा उदाहरण है। हेमंत सोरेन तो खनन मामले में ही है, ऑपोजिशन की सरकार है JMM की। हेमंत विश्व शर्मा असम के वाइब्रेंट नेता हैं, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। अब जो है, जब वो बीजेपी में आ गए तो वो बीजेपी का नाम हेमंत विश्व शर्मा बन चुके हैं, योगी आदित्यनाथ बन चुके हैं। और योगी आदित्यनाथ ने अपने ऊपर के कई सारे केसेस जो हैं वो विड्रॉ करवाए हैं, खुद विड्रॉ करवाए। वो देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने ऊपर से 100 से ज्यादा मुकदमे विड्रॉ करवाए हैं। अब मैं देखिए वापस उस बात पे आती हूँ, वॉशिंग पाउडर निरमा आपने बोला। देखिए, कांग्रेस इस बात को जानती है कि जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं कि कई सारे ऐसे प्रतिनिधि जो बीजेपी में गए कांग्रेस से या कई अन्य दलों से गए, तो उसके बाद अचानक से उनके ऊपर आरोप लगना बंद हो गए। अगर आप ये बात जानते हैं तो पुरजोर तरीके से उसको पेश क्यों नहीं करते? बीजेपी कह रही है कि बीजेपी या यूं कहें कि सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि ठीक है, हमने ये स्वीकार किया कि वो भ्रष्टाचारी हैं, आप जाइए FIR कीजिए। आप FIR नहीं करना चाहते, आप उनके खिलाफ बोलना नहीं चाहते, सिर्फ हो हल्ला करके कैसे होगा? मैम, जो भी सरकार सत्ता में आती है वो भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करती है, और इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार बन चुका है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? देखिए, ED CBI की जांच लगातार चल रही है। देखिए, कहा जाता है कि जब तक चोर पकड़ा न जाए तब तक साहूकार है ना। और हालांकि विपक्ष इस भाषा को बोलता है, लेकिन मैं इसको कोड करूंगी उनकी भाषा को। बीजेपी की जो गारंटी थी, और खासकर मोदी की गारंटी में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, नहीं पूरी हुई। 100 दिनों के अंदर स्विस बैंक से जो पैसे थे वो वापस लाने की बात हो रही थी, पर वो नहीं पूरी हुई। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई सारे मिनिस्टर्स हैं, रीता बहुगुणा जोशी अभी रिसेंटली उनके ऊपर आरोप लगे हैं। अब माना ये भी जा रहा है कि लोकसभा चुनावों के दौरान उनका टिकट भी कट जाएगा। कई सारे सांसदों के टिकट बीजेपी सिर्फ इसलिए काट रही है क्योंकि उनके ऊपर आरोप आ गए हैं। आरोप से पल्ला झाड़ लेना, तब तक अपने सांसदों को बचाते रहना जब तक वो सत्ता में हैं, ये शायद शक्ति की नीयत है। फिर चाहे वो शक्ति बीजेपी की हो, फिर चाहे वो शक्ति कांग्रेस की हो, या फिर अभी TMC, रिसेंटली हम देख रहे हैं शाहजहां शेख को किस तरीके से TMC ने प्रोटेक्ट किया, और स्पेशली ममता बनर्जी ने भरी सदन के अंदर प्रोटेक्ट उनको किया, बिल्कुल मुलाकात करी है। तो कहने का मतलब यही है कि करप्ट है, या यूं कहें कि हर दल में थोड़ा बहुत करप्शन है, और उसको जब तक पकड़ न लिया जाए। और एक बात और बहुत अच्छी सामने आती है इमरान, कहा जाता है कि कोई भी दल जो मौजूदा है, जब वो सत्ता विहीन हो जाता है तब उसने क्या किया ज्यादा पता चलता है। तो जब से कांग्रेस सत्ता विहीन हुई 10 सालों में, अब धीरे धीरे करके उनके सारी चीजें सामने आ रही हैं और फोकस में वही है। तो मैम, बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है, तो इसमें कितना दम है? क्या लगता है आपको कि 400 पार कर जाएगी इस बार? देखिए इमरान, हमें एक बात समझनी पड़ेगी, देश के अंदर इस समय सशक्त विपक्ष की मौजूदगी नहीं है, और उस मौजूदगी को दर्ज कराने के लिए हालांकि राहुल गांधी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, कोशिश बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हालांकि इस बीच INDIA गठबंधन ने कोशिश ये करी है कि क्योंकि बीजेपी की कोशिश ये थी कि देश की जो 500 माफ कीजिएगा 543 जो सीटें हैं जिस पर वोटिंग हो रही है, और उन तमाम सीटों पर विपक्ष की तरफ से कोई एक प्रतिनिधि ना खड़ा होने पाए। उसका रीजन समझिए, अगर एक प्रतिनिधि खड़ा हो जाएगा, मतलब अगर विपक्ष एक हो गया और वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट हो गया और एक प्रतिनिधि खड़ा हुआ, तो क्या होगा कि वोट बटेंगे नहीं, वोट एक जगह पड़ेंगे, तो बीजेपी की टक्कर सीधी हो जाएगी। लेकिन जब वोट बट जाएंगे तो बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा। तो आपका कहना है कि इंडिया गठबंधन वोट बांट रहा है?
वोट बांट नहीं रहा है, अगर वो सशक्त नहीं है, एक साथ नहीं है तो एक साथ नहीं है, सीट अगर में किसी बात जगह नहीं बनती है। अगर किसी जगह पर वो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, अलग अलग जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर तो मामला सेटल हो मामला गया है, सेट हो गया, लेकिन दिल्ली के अंदर मामला सेट नहीं हुआ है, उस हद तक नहीं उस हुआ हद है। तक नहीं हुआ, कम सीटों पे हुआ। हाँ, कम सीटों पर हुआ है, पर फिर भी सेट हो गया है। सेट। हरियाणा के अंदर उन्होंने बोला है कि भाई हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, पंजाब के अंदर बोला अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, तो इसका लॉस है भाई, वोट शेयर डिवाइड हो जाएगा, तो बीजेपी को इसका फायदा होगा या एनडीए को इसका फायदा होगा। अब 400 के करीब एनडीए इसलिए जाती नजर आ रही है, या थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि जो तमाम विपक्षी दल हैं, देखिए ओम प्रकाश राजभर एक नंबर के पलटू राम है, नीतीश कुमार के बाद अगर किसी का नाम आता है तो उत्तर प्रदेश की सियासत से ओम प्रकाश राजभर का नाम आता है। अभी रिसेंटली उन्होंने जो है सपा का दामन छोड़ करके साइकिल से उतर गए और कमल थाम लिया हाथ में और आ गए बीजेपी में। अब उनको मंत्री पद चाहिए था, मंत्री पद उनको मिल गया है। पूर्वांचल के अंदर अच्छा होल्ड है, आरएलडी का साथ मिलना बीजेपी को बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन हो रहा था, ऐसे में आरएलडी का साथ आ जाना पश्चिम में अच्छा होल्ड बनाया। मैम, राम मंदिर के बनने से बीजेपी 400 पार का नारा तो नहीं लगा रही कि राम मंदिर बन गया है तो अब 400 पार का नारा बहुत हद तक देखिए हिंदी देश में सिर्फ जय श्री राम गूंजा है, देखिए लोग बहुत खुश भी हुए हैं। बिल्कुल, देखिए इमरान, हमको एक बात समझनी पड़ेगी कि राम जो है वो एक ऐसा भाव है, देखिए 4 पीठ के शंकराचार्य है ना, शंकराचार्य हिंदू जीवन शैली, हिंदू पद्धति के अनुसार सनातन के सबसे अग्रणी पुरोधा हैं। 4 मठ हैं और चारों के जो शंकराचार्य हैं वो सबसे अग्रणी पुरोधा हैं। चारों ने विरोध कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए राम मंदिर के लिए कितना ज्यादा पागलपन है। 134 तो साल की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। राम भाव है, राम भाव है, और इस भाव को बीजेपी ने भाप लिया है। उस भाव को भापना हिंदी पट्टी में अश्योरिटी है बीजेपी के लिए। हिंदी पट्टी का जब मैं जिक्र कर रही हूँ तो इसमें किन किन राज्यों का जिक्र आता है, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया कुछ हद तक, और इसके अलावा आप और भी कुछ राज्य ले लीजिए। ये वो तमाम राज्य हैं जो आते हैं और राम को जोड़ते हैं। अब राम सिर्फ हिंदी पट्टी में फायदा नहीं पहुंचाएगा, राम जो है वो साउथ में भी फायदा पहुंचाएंगे। साउथ में तो गायब है मैम बीजेपी, बिल्कुल साउथ में गायब है। तेलंगाना में देखिए वोट प्रतिशत बढ़ा, तेलंगाना में वोट प्रतिशत बढ़ा है, और भी कुछ राज्य हैं वहां पर वोट प्रतिशत बीजेपी का बढ़ा है, सांसदों की संख्या बढ़ी है। अभी रिसेंटली कर्नाटका के चुनाव हुए थे, कर्नाटका में भी वोट परसेंटेज उसका इंक्रीज हुआ था। अब मैं राम का भाव साउथ से कैसे जोड़ रही, देखिए राम की मूर्ति नॉर्मली आप उत्तर भारत के अंदर देखिए तो मूर्ति जो होती है वो श्वेत वर्णी होती है, मतलब व्हाइट होती है, लेकिन जो मूर्ति वहां पर रखी गई है वो कैसी है, सांवली है। और सांवली मूर्ति का कल्चर कहां पर है, साउथ में। तो ये सीधे तौर पर तिरुपति बालाजी और राम आमने सामने आ गए, और सीधे बीजेपी ने एक ब्रिजिंग का काम किया है। तमिल काशी संगमम कितने टाइम से चल रहा है, और बीजेपी के अग्रणी पुरोधा प्रधानमंत्री ने खुद उसको अटेंड किया है।